हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। देखिए, संस्कृत में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या आता है? वर्ण विचार। ठीक है, अगर वर्णमाला किसी भाषा की हम नहीं जानते तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ण विचार पर, वो भी किसके? संस्कृत के। ठीक, देखिएगा, मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जब हम बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? अक्षर या वर्ण बोलते हैं। ठीक है, जैसे संस्कृत में एक श्लोक दिया गया है, ना इति इति अक्षरा, यानी कि जिन अक्षरों को हम नहीं तोड़ सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, तो ऐसे अक्षरों को हम क्या बोलेंगे? वर्ण, ध्वनि या अक्षर बोल सकते हैं। ठीक, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो केवल दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर होते हैं और एक होते हैं व्यंजन। ठीक, उसके बाद स्वर को हम अच बोलते हैं। अभी हमने पिछली वीडियो में जो हम क्या पढ़ रहे थे, माहेश्वर सूत्र पढ़ रहे थे, तो उसमें पता चल गया था हमें अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? हमारे स्वर आते हैं। ठीक है, ये इसका श्लोक होता है हमारा। ठीक है, और बात आती है कि संस्कृत के अंदर जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है। ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कंफ्यूजन करने वाली चीज ये है कि हिंदी में 11 होते हैं, 13 होते हैं ना, इस तरीके से। तो संस्कृत में केवल कितने स्वर होते हैं? 9 स्वर होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, उसके बाद मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? केवल 5 होती है। ठीक, मूल स्वर कितने होते हैं? केवल 5 होते हैं। और संयुक्त स्वर कितने होते हैं हमारे? वो 4 होते हैं। टोटल मिला कितने बन जाते हैं हमारे? 9 बन जाते हैं। ठीक, मूल स्वर का मतलब जैसे कि ए, ई, उ, री, री। ठीक, अब उसके बाद आता हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त मतलब जो दूसरों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि ए, ऐ, औ, औ। ठीक, ये हमारे 4 बनाते हैं। ए जो होता है वो ए प्लस ई से मिलकर बना होता है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। ठीक, और ए जो होता है वो ए और ये वाला जो ए बन का आता है, इन दोनों को मिलाते हैं तो ए बन जाता है। और ओ जो होता है वो ए प्लस उ को मिलाकर बनता है। ठीक, उसके बाद औ जो बनता है वो ए और उस औ को मिलाकर बनता है। ठीक, ये चीज हमारी क्लियर हो गई, स्वर हो गए हमारे। अब आती है बात उच्चारण स्थान की, इनके कि कौन सा स्वर कहां से बोला जाता है, यानी इनका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे कि ए है हमारा, कंठ से बोला जाता है। बोल के देखेंगे ए, तो कहां से ध्वनि निकल रही है? कंठ से, गले से निकल रही है। अगर बात ई, तो ई का मतलब तालू से निकल रही है। उ, बिगर होठों से हम उ नहीं बोल सकते, तो इसको बोलेंगे ओष्ठीय व्यंजन, सॉरी ओष्ठीय स्वर। ठीक है, री, री जो होता है वो मूर्धन्य होता है। और री जो होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, वो दंत मूल होता है। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। ऐसे हमारा ए और ए जो होता है वो के फोर है कंठ, और ते फोर है तालु। कंठ तालु वे होते हैं दोनों व्यंजन, ए जो होते हैं ए और ए। औ और औ जो होता है वो ओष्ठ प्लस कंठ से बोले जाते हैं। बोले देंगे औ। ठीक है, तो कंठ से भी निकल रही है आवाज। ठीक है, और होठों की भी आवश्यकता पड़ रही है। ठीक, तो यहां पे हम बोलेंगे इसको कंठ ओष्ठीय। क्लियर हो गया तब बात। अब बात आती है स्वरों के भेद। स्वरों के भेद तो 3 होते हैं संस्कृत के अंदर। ठीक, कौन कौन से? पहला होता है हमारा हस्व स्वर। कौन सा होता है? हस्व स्वर। हस्व स्वर का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण एक मात्रा का समय लगता हो, यानी कि जिनका उच्चारण करने में हमें एक मात्रा का समय लगता हो। ठीक है, ऐसे वर्णों को हम बोलते क्या हैं? हस्व स्वर बोलते हैं। ठीक, जैसे कि ए, ई, उ, री, री। ठीक, ये हमारे 2, 4, 1, 5 वर्ण आते हैं। ठीक, उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है हमारा? उच्चारण में जिनका दुगना समय लगता है, तो उसको बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। ठीक, जैसे कि आ, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा हो गया, तो यानी दुगना समय लग रहा। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां से अगर बात करें तो ए प्लस ए को मिलाकर क्या बना है? आ मिला है। ठीक, आ बन गया, तो यहाँ पे एक ए और एक है, यानी एक मात्रा यानी 2 मात्रा का समय लगेगा इनको। ठीक, इसको मैं हटा देता हूं ऐसे। ठीक है ना, तो बड़ी ई, बड़ा उ, री, बड़ी वाली री है, ए है, औ है, ऐ, औ। तो यहां पे जो हमारे हैं सब दीर्घ हैं, दुगना समय लगेगा।
लेकिन तीसरा जो आता है हमारा वो आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है, जिसमें 3 मात्राओं का समय लगता हो। ठीक, पहचान कैसे करेंगे, ये 3 हिंदी का 3 का चिन्ह दिखाई देगा हमें उसके बीच में, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, जैसे कि ओम है तो ओम, ये किसी को हम पुकारते हैं तो भी वहां पे जो है क्या होगा, किसी का नाम लेके पुकारते हैं तो भी क्या होगा, यहाँ पर हमारा प्लुत स्वर होगा, जिसे कहते हैं ओम। ठीक है, लंबा सांस लेते हैं तो 3 का मतलब यही है कि हम किसी चीज को बहुत लंबा करके बोल रहे हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन का मतलब होता है हल संधि। ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, व्यंजन मतलब हाँ हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, व्यंजन जो होते हैं वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ये हमारा सूत्र होता है, इसको हम नोट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं तो व्यंजन क्या होते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र ना बोले जा सके, स्वतंत्र ना बोले जा सके, यानी जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जब नहीं बोले जाएंगे तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख दूं, तो ये कै के अंदर से अगर उसको मैं तोड़ता हूं, वर्ण विच्छेद करता हूं, तो यहाँ पे कै और प्लस आ बन जाता है, यानी ये क्या है हमारा स्वर है और ये क्या है हमारा कै। तो कै और आ को मिलाकर के, ए को मिलाकर क्या बन जाता है, का बन जाता है। तो ये क्या हमारा एक व्यंजन है और ये क्या है हमारा, यहां से स्वर रहित है। ये जो व्यंजन है अब स्वर रहित है, यानी स्वर इसके अंदर नहीं है, स्वर हमने हटा दिया है। ठीक, उसके बाद अब बात आती है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जो माहेश्वर सूत्र में गिने गए हैं। 3 प्रकार के व्यंजन, 3 प्रकार के जो माहेश्वर सूत्र में काउंट किए गए हैं। ठीक, जैसे कि पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, लेकिन एक आता संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। ठीक, लेकिन इनका कोई भी माहेश्वर सूत्र के अंदर वखान नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श का मतलब जब कंठ से ध्वनि निकलती है तो वो कंठ को, तालु को, मूर्धन्य और दंत को क्या करती है, या ओष्ठ से होती हुई स्पर्श करती हुई निकलती है, तो हम इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसे कि ये 5 वर्ग में बटे होते हैं, टोटल संख्या इनकी कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 25 इनकी संख्या होती है। जैसे कि कै, च, ट, त, प, ये वर्ग होते हैं इनके 5, तो कै, ख, ग, घ, ढ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, व, म। ठीक, अब इनका उच्चारण स्थान मैंने यहीं पे लिख दिया है, एक ही वीडियो में खत्म कर दिया था। देखो कै जो बोलते हैं, कै वर्ग को पूरे को कहाँ से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। बोल के देखो, का, खा, गा, ढा, डा, यानी इस तरीके से तो कंठ से आवाज निकलती है। च तालु से, और टैबर जो है मूर्धन्य से बोला जाता पूरा, टैबर पूरा दंत से बोला जाता, और पैबर हमारा ओष्ठ से बोला जाता। बोल के देख लेंगे, पै, फै, फोटो को पकड़ कर देखो, नहीं बोल पाओगे, बा, भा, मा। लेकिन ये 5वां जो वर्ग होता है, ऊपर से नीचे तोड़ेंगे, ये 5वां जो वर्ण होते हैं, इन्हें हम नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं, यानी कि नाक की सहायता से बोला जाता है। न बोलोगे, न, म, ण, य, ण। ठीक है, उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन पर ये होते हैं हमारे कितने, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ये, रे, ले, वे। इन दोनों को, ये जो दोनों रखे हैं हमारे, ये और वे, इनको बोलते हैं अर्धस्वर। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्धस्वर, कोई 3 दे देगा और इनमें से कोई सा एक रख देगा, कह देगा अर्धस्वर बताइए। ठीक है, तो यहाँ ये और वे क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। अब मैंने इनका उच्चारण आगे लिख दिया है। ये तालु से बोला जाता है। ठीक, वह जो होता दंत प्लस ओष्ठ, जिन दांतों से और होठों से दोनों से बोला जाता है वह, और रे और ले जो होते हैं दंत मूल, ठीक है, दांतों से बोले जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऊष्म व्यंजन पर। ऊष्म जो होता है हमारा, वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, वो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ये जो आता है यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं, ऊष्म व्यंजन में कितने होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से, श, से और थ।
या फिर बाद में है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे क्या, से यानी कि तालु से बोला जाता है, से थोड़ा सा आगे मूर्धन्य से बोला जाता है, और से वाला दांतों से बोला जाता है, और ये जो है वो कंठ से बोला जाता है। ठीक, तो से और है, तो अगर इस क्रम में रखते हैं तो तालु यानी ऊपर से बोला जाएगा, फिर उसके आगे थोड़ा मूर्धन्य दांतों से पीछे और तालु से आगे, तो मूर्धन्य और दंत यानी दांतों से बोला जाएगा। ये कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण इनमें से कहाँ से बोला जाता है। ठीक, उसके बाद आता संयुक्त व्यंजन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 100%। क्या पूछ लेता, कभी छह से पूछ लेता, छह जो है वो किस किस वर्णों से मिलकर बना है, तो कै और श से मिलकर बना होता है हमारा छह, और तय और रे से मिलकर बना होता है हमारा त्रय। ठीक है, और हमारे गे जो होता है जय और यहाँ से मिलकर बना होता है, और श्रय जो होता है हमारा श और रे से मिलकर बना होता है। तो कई बार यहाँ पर पूछा जाता है इस तरीके से, हलंत लगा हुआ होता है ये, तो ये हलंत वाला ये होता है हमारा। ठीक है, यानी कि आगे वाले जो वर्ण होते हैं वो आधे आधे होते हैं, और पीछे वाले जो वर्ण होते हैं वो पूरे पूरे वर्ण होते हैं। ठीक है, तो समझ गए होगे, इतना ही बहुत है इस क्लास में। थैंक यू क्लास।